हाय गाइस, माय नेम इज़ हर्ष और आप देख रहे हैं चैनल गुरुकुल। तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके हमें बताएं कि आपको हमारी वीडियोस कैसी लग रही हैं और हम और क्या इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं हमारी वीडियोस में और कौन से सब्जेक्ट्स हम ला सकते हैं आपके लिए। तो हम क्या पढ़ रहे थे? हम पढ़ रहे थे एवोल्यूशन ऑफ मैनेजमेंट का कैसे प्रारंभ हुआ था। तो उसमें हमने एक पहली अप्रोच पढ़ी थी, क्लासिकल अप्रोच। उस क्लासिकल अप्रोच में हमने पढ़ा था साइंटिफिक मैनेजमेंट, जो कि एफ.डब्ल्यू. टेलर ने दिया था 1900 ईयर में। ठीक है ना। तो अब हम लोग पढ़ेंगे एडमिनिस्ट्रेटिव मैनेजमेंट। ये हमारी सेकंड बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरी है, जिसको हेनरी फ्योल जी ने दिया था। हेनरी फ्योल वाज अ फ्रेंच इंडस्ट्रियलिस्ट। ये क्या थे, हिस्ट्री में आपको थोड़ी सी बताता हूँ। ये ही वॉज अ जूनियर इंजीनियर इन कोल मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री। ठीक है ना। तो उन्होंने कोल मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में एज अ जूनियर इंजीनियर शुरुआत करी थी। फिर क्या हुआ कि कोल इंडस्ट्री जो है वो बैंकरप्सी की तरफ जा रही थी, उनकी इंडस्ट्री। तो इन्होंने इनको बैंकरप्सी से निकाला और नए हाइट्स पे लेके गए, नए ऊंचाइयों पे लेके गए इस इंडस्ट्री को। ठीक है ना। तो इनकी जो प्रिंसिपल्स हैं वो बेसिकली हम पढ़ेंगे कौन से प्रिंसिपल्स इन्होंने दिए थे, जो इन्होंने एक्सपीरियंस किया ड्यूरिंग दैट पीरियड। उन्होंने कौन सी चीज़ें नई लाई। ठीक है ना। जैसे इन्होंने 6 अलग अलग फंक्शंस दिए थे। तो जो हम लोग फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट पढ़ते हैं ना, तो वो उसकी शुरुआत जो है यहीं से हुई थी, फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट। ठीक है ना। तो इन्होंने बेसिकली क्या कहा था? इन्होंने ये कहा था कि हर ऑर्गेनाइजेशन के जो फंक्शंस हैं उनको हमें अलग अलग कैटेगराइज कर देना चाहिए, अलग अलग एक्टिविटीज़, अलग अलग फंक्शंस में हमें डिवाइड कर देना चाहिए, ताकि ईजी हो हमें काम करना, हमें ऑर्गेनाइज करना ईजी हो। तो इन्होंने पहला दिया था, क्या दिया था? टेक्निकल में क्या आता है? टेक्निकल में आता है आपका इंजीनियरिंग, प्रोडक्शन, मैन्युफैक्चरिंग, एडाप्टेशन। तो बेसिकली रिलेटेड टू प्रोडक्शन और मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी इसमें आती है। फिर कमर्शियल आता है, बाइंग एंड सेलिंग। फिर उसके बाद फाइनेंशियल आता है, फाइनेंशियल डिपार्टमेंट होता है जो कैपिटल को यूज़ करने के लिए या कैपिटल को रेज करने के लिए यूज़ होता है। फिर सिक्योरिटी आता है, प्रोटेक्शन ऑफ एसेट्स एंड पर्सनल मतलब होता है स्टाफ आपका। उसके बाद आता है अकाउंटिंग में स्टॉक टेकिंग हो गया, बैलेंस शीट्स हो गई, कॉस्ट से रिलेटेड, स्टैटिस्टिक्स से रिलेटेड। ठीक है। फिर मैनेजरियल फंक्शन, बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन है। मैनेजरियल फंक्शन में प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, कमांडिंग, कंट्रोलिंग, कोऑर्डिनेटिंग। तो ये सब फंक्शंस इन्होंने दिए थे ओवरऑल। ठीक है ना। तो विच वॉज द फर्स्ट कॉन्सेप्ट जो कि अराइज हुआ था, ठीक है ना, मैनेजमेंट एरा में। तो इन्होंने अब क्या दिया था? इन्होंने 14 प्रिंसिपल्स दिए थे, बहुत ही फेमस। ठीक है ना। फेमस क्या, बहुत ही, कोई भी अगर मैनेजमेंट का स्टूडेंट है तो ही हैज़ ऑलवेज, मतलब 11-12 से ये चालू हो जाता है कि हमने 14 प्रिंसिपल्स पढ़ने हैं। 14 प्रिंसिपल्स आर द मेन क्रक्स ऑफ द मैनेजमेंट सब्जेक्ट ओवरऑल। ठीक है ना। तो हम अब पढ़ते हैं प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। सबसे पहले आता है डिवीजन ऑफ वर्क। डिवीजन ऑफ वर्क यही कहता है कि एवरी इंडिविजुअल शुड बी गिवन अ पर्टिकुलर टास्क। जितना भी आपका टास्क है वो डिवाइडेड होना चाहिए। ठीक है ना। ऊपर से आगे नीचे तक पूरा डिवीजन ऑफ वर्क होना चाहिए। हर आदमी को पता होना चाहिए कि क्या उसकी जॉब है, क्या उसको करना है, क्यों, इसका क्या मतलब है। व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव इज कि देयर शुड नॉट बी एनी डुप्लीकेशन ऑफ वर्क एंड फॉर ईच वर्क ओनली वन पर्सन बी हेल्ड लायबल और रिस्पॉन्सिबल फॉर हिज परफॉर्मेंस। तो डुप्लीकेशन ऑफ वर्क नहीं होना चाहिए कि एक काम में दो लोग लगे हुए हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। हर इंसान का डिपार्टमेंट डिवाइड होना चाहिए और उसका काम डिवाइड होना चाहिए। ठीक है ना, एफिशिएंसी बढ़ाने के लिए। तो जैसे कि हमने पढ़ा था कि ये देखिए, ये क्लासिकल स्कूल ऑफ मैनेजमेंट की ही थ्योरी है। क्लासिकल स्कूल ऑफ मैनेजमेंट में बेसिक ऑब्जेक्टिव क्या था? बेसिक ऑब्जेक्टिव था प्रोडक्टिविटी और एफिशिएंसी को बढ़ाना वर्कर की। ठीक है ना। तो यही मेन फोकस है इनका। अब सेकंड आता है अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। अब आपने डिवाइड कर दिया वर्क। अब अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी। अथॉरिटी क्या होता है? अथॉरिटी इंप्लाइज पावर टू राइट
पावर और राइट टू इंस्ट्रक्ट द सबऑर्डिनेट्स टू गेट द थिंग्स डन। अब आपने अथॉरिटी क्या है, आप मैनेजर हो, आपने क्या है आगे डेलीगेशन कर दिया। डेलीगेशन मतलब आपने सौंप दिया कि ये काम आपको करना है, तो आपने उनको अथॉरिटी दी, आपने पावर दिया कि ये आप लीजिए पावर और आप काम ये करिए, ठीक है। और रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या हुआ, रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑन द अदर हैंड इम्प्लाइज दी एक्सटेंड टू विच अ पर्सन इज लाइबल फॉर वंस परफॉर्मेंस। अब देखिए रिस्पॉन्सिबिलिटी अलग चीज़ है। रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है कि लाइबिलिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी मतलब लाइबिलिटी, हमारी जिम्मेदारी, जिम्मेदारी हमारी उस काम के प्रति कितनी है, क्या है, ठीक है ना। तो अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी गोज हैंड इन हैंड, ठीक है ना। ये दोनों चीज़ें कोरिलेटेड हैं। आपको अगर अथॉरिटी दी गई है तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है। या हो सकता है कि जो मैनेजर है उसने आपको किया है बट रिस्पॉन्सिबिलिटी उसकी हो सकती है। तो इट्स अ ब्रॉडर कॉन्सेप्ट। इसका और आगे हम लोग कभी इस टॉपिक पे छेड़ेंगे, तो इट इज़ अ वेरी ब्रॉडर कॉन्सेप्ट। बेसिकली आपको यहाँ ये समझना है कि अथॉरिटी इज एम्प्लाइज पावर, ठीक है ना, आपको काम करने का पावर दे दिया, दैट इज अथॉरिटी। और रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, उसकी जिम्मेदारी, ठीक है ना। तो इनके बीच बैलेंस होना चाहिए। इन्होंने क्या कहा, फेवल ने क्या कहा, देयर शुड बी बैलेंस बिटवीन अथॉरिटी डेलीगेटेड टू अ पर्सन एंड हिज रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर बीइंग लायबल इन केस ऑफ डेफिशिएंसी इन हिज परफॉर्मेंस। की मतलब अगर कोई प्रॉब्लम हो जाती है तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी कौन लेगा, ठीक है। अब नेक्स्ट आता है डिसिप्लिन। डिसिप्लिन तो बहुत इंपॉर्टेंट है किसी ऑर्गेनाइजेशन में, किसी भी एक मैनेजमेंट में आपका डिसिप्लिन बहुत इंपॉर्टेंट है। डिसिप्लिन इम्प्लाइज वर्किंग इन एन ऑर्डरली मैनर। ऑर्डरली मैनर मतलब जो हमने ऑर्डर बनाया है उसी में काम करना, ठीक है ना। अकॉर्डिंग टू फेयर डिसिप्लिन रिक्वायर्स गुड सुपीरियर एट ऑल लेवल्स, ठीक है ना। डिसिप्लिन को अप्लाई करने के लिए आपका एक सुपीरियर जो है उसको इन्फोर्स करता है, ठीक है ना। क्लियर एंड फेयर एग्रीमेंट्स एंड जुडिशियस एप्लीकेशन ऑफ पेनल्टीज। तो आप जो है देखिए इसमें लिखा है अडेयर टू रूल्स प्रोसीजर्स एंड मेथड्स। तो इसमें बहुत सारे इंस्ट्रक्शंस होते हैं, रूल्स एंड प्रोसीजर्स, मेथड्स होते हैं, उनको आपको फॉलो करना होता है। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में एक सेट ऑफ रूल्स होते हैं, प्रोसीजर्स होते हैं जिनको आपको फॉलो करना होता है, उसको डिसिप्लिन मेंटेन करना कहते हैं। और ये होना चाहिए किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में अगर उसको सक्सेसफुली आगे बढ़ना है तो। अब आता है यूनिटी ऑफ कमांड। यूनिटी ऑफ कमांड क्या कहता है कि देयर शुड बी वन एंड वन ओनली बॉस फॉर एवरी इंडिविजुअल एम्प्लॉय। हर एक इंडिविजुअल एम्प्लॉय का एक ही बॉस होना चाहिए जो उसको कमांड दे, ठीक है ना। अगर उसे एक से ज़्यादा बॉस होंगे तो क्या होगा, उसके एक से ज़्यादा बॉस होंगे तो ये इसका जो ध्यान होगा, जो फोकस होगा किसी भी एम्प्लॉय का, वो भटक जाएगा, ठीक है ना। अगर आपके पास एक ही काम है करने के लिए और एक ही बंदा है आपको कमांड देने के लिए, तो जो उन्होंने कहा है वो आप करोगे, फोकस आपका बिल्कुल उसी काम पे रहेगा। लेकिन अगर एक से ज़्यादा होंगे तो यू विल बी डाइवर्टेड इन योर टास्क, ठीक है। उसके बाद इन्होंने कहा यूनिटी ऑफ डायरेक्शन। यूनिटी ऑफ डायरेक्शन क्या कहता है, यूनिटी ऑफ डायरेक्शन इज बेसिकली ईच ग्रुप ऑफ एक्टिविटीज with same objective must have one head and one plan। तो एक हेड होना चाहिए और एक प्लान होना चाहिए किसी भी ग्रुप का, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का, ठीक है ना। उसी प्लान के तहत सबको काम करना चाहिए। तो डायरेक्शन मतलब होता है दिशा, एक ही दिशा होनी चाहिए सबकी, ठीक है ना। एक ही ऑब्जेक्टिव के लिए सबको काम करना चाहिए, तभी एफिशिएंसी आएगी, तभी प्रोडक्टिविटी आएगी, तभी आपका गोल अचीव होगा। अब आता है सबऑर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट टू ग्रुप इंटरेस्ट। इंडिविजुअल इंटरेस्ट तो बहुत सारे डिफर कर सकते हैं। इनका एक इस प्रिंसिपल में ये कहना है इनका कि इंडिविजुअल इंटरेस्ट को हमें साइड में रख के हमें ग्रुप की तरफ काम करना चाहिए, हमें एक ऑर्गेनाइजेशन के गोल की तरफ काम करना चाहिए। दिस प्रिंसिपल proposes that employees must sacrifice their interest for the good of the organization, ठीक है ना। तो आपको अपना इंटरेस्ट सेक्रीफाइस करके कम ऑर्गेनाइजेशन के लिए काम करना चाहिए, ठीक है ना। ऑर्गेनाइजेशन के बेहतरी के लिए काम करना चाहिए, उसके ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए काम करना चाहिए, ठीक है। अब आता है रेम्यूनरेशन ऑफ एम्प्लॉयज। रेम्यूनरेशन मतलब होता है दिहाड़ी, वेज, सैलरी, पैसा क्या मिलेगा। तो वर्कर के लिए या किसी भी एम्प्लॉय के लिए दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट,
ठीक है ना, कि उसी से वो अपनी कॉस्ट ऑफ लिविंग करता है, उसी से अपनी जीविका चलाता है। तो विच इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। इसमें इन्होंने ये कहा कि ये जो मेथड, ये जो रेम्यूनरेशन का मेथड होना चाहिए आपका, ये होना चाहिए आपका फेयर, रीजनेबल, सेटिस्फैक्टरी एंड रिवॉर्डिंग ऑफ द एफर्ट्स। तो ये सब कैरेक्टरिस्टिक आपके रेम्यूनरेशन मेथड में होने चाहिए, ठीक है ना। फेयर होना चाहिए, रीजनेबल होना चाहिए, ठीक है ना, किसी को प्रॉब्लम नहीं हो, सेटिस्फैक्शन हो अपने आपके एम्प्लॉयज़ को, ठीक है ना, उनको रिवॉर्डिंग भी लगे कि ठीक है यार, मैं जो काम कर रहा हूँ उसके लिए मुझे रिवॉर्ड मिल रहा है, ठीक है। और भी फैक्टर्स हैं इसमें, देखिए क्या है, एज फार एज पॉसिबल इट शुड अकॉर्ड सेटिस्फैक्शन टू बोथ एम्प्लॉयर्स एंड द एम्प्लॉयज। दोनों को सेटिस्फैक्शन मिलना चाहिए, देयर शुड बी अ बैलेंस बिटवीन बोथ द पार्टीज सेटिस्फैक्शन, ठीक है। उसके बाद आता है वेजेस शुड बी डिटरमाइंड और बेसिस ऑफ कॉस्ट ऑफ लिविंग, वर्क असाइंड, फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द बिजनेस, वेज रेट प्रिवेलिंग। तो ये सारे फैक्टर्स जो है आपको ध्यान में रखने चाहिए जब भी आप कोई वेजेस या कोई आप रेम्यूनरेशन मेथड बना रहे हैं। तो उसमें कॉस्ट ऑफ लिविंग ध्यान में रखिए। कॉस्ट ऑफ लिविंग मतलब है कि आपके यहाँ जिस एरिया में आप हो या जो वर्कर्स आपके काम करते हैं उनकी क्या कॉस्ट ऑफ लिविंग है, ठीक है ना, उनका कितने में काम चल जाएगा, या उनकी आप कोई वेजेस दे रहे हैं जिसमें उनका काम ही नहीं चल रहा है तो कोई फ़ायदा नहीं है उसका, दे विल नॉट बी सेटिस्फाइड, ठीक है। उसके बाद आता है वर्क असाइंड। वर्क कैसा है आपका, कौन सा काम कितने घंटे का है, कितना, कोई आपने सिक्योरिटी गार्ड रखा है उसको कितने पैसे देने चाहिए, कोई आपने जो है प्लांट मशीनरी ऑपरेट करने वाला रखा है उसको कितने पैसे देने चाहिए। तो जो वर्क जिस हिसाब का है उस हिसाब से आपको वेजेस डिटरमाइन करने चाहिए, ठीक है। फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द बिजनेस। अब बिजनेस आपका जो चल रहा है उसका फाइनेंशियल पोजीशन कैसी है, कि आप कितना पैसा स्पेंड कर सकते हो, कितना आपको दे सकते हो, ठीक है ना, अच्छी पोजीशन है, बुरी पोजीशन है, ठीक है, ये भी फैक्टर इन्फ्लुएंस करता है। उसके बाद आता है वेज रेट प्रिवेलिंग। मार्केट में क्या वेज रेट है, मतलब जिस इंडस्ट्री में आप काम कर रहे हो, कोई प्रोडक्शन यूनिट है, उस सिमिलर प्रोडक्शन यूनिट में जो वर्कर्स हैं उनको कितना पैसा मिल रहा है, तो दैट इज वेज रेट प्रिवेलिंग। मतलब इंडस्ट्री का जो रेट है उस पर्टिकुलर जॉब के लिए वो क्या है, उसको भी ध्यान में रखना पड़ता है। उसके बाद लॉजिकल एप्रोप्रिएट वेज रेट एंड मेथड्स ऑफ देयर पेमेंट रिड्यूस टेंशन। जो अगर आप कोई एप्रोप्रिएट वेज रेट बनाते हो या वेज सिस्टम बनाते हो तो वो क्या करता है, टेंशन जो है कम करता है। नहीं तो क्या होता है, डिफरेंस अगर बहुत होता है, अगर वर्कर्स में आपस में ही अगर आप वेज में डिफरेंस हो जाएगा तो बहुत ज़्यादा टेंशन बढ़ेगी कि यार उसको कितना पैसा मिल रहा है, मुझे क्यों नहीं मिल रहा, मैं तो इतना ही काम कर रहा हूँ। तो देयर इज़ अ डिस्कम्फर्ट, ठीक है ना, हारमोनियस सिचुएशन नहीं होती है वो। तो मैनेजमेंट को हारमोनियस जो है एनवायरनमेंट, एक अच्छा एनवायरनमेंट बनाए रखने के लिए ये एक वेज रेट को बहुत ही सोच समझ के तय करना चाहिए, ठीक है ना, और इक्वल तय करना चाहिए सिमिलर जॉब्स के लिए। उसके बाद आता है FAOL ऑल्सो रिकमेंडेड प्रोविजंस ऑफ अदर बेनिफिट्स सच एज फ्री एजुकेशन। अच्छा, एक एडिशनल बेनिफिट्स जो हम मिलते हैं, कहीं आप नौकरी करते होगे तो बहुत सारे एडिशनल बेनिफिट्स मिलते होंगे, मेडिकल इंश्योरेंस, ग्रुप फैमिली का इंश्योरेंस मिलता होगा आपको जो है PL मिलती है, प्रिविलेज लीव्स मिलती हैं लोगों को, गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ को HRA मिलता है। तो देयर आर सर्टेन बेनिफिट्स जो कि एक अलग लेवल का सेटिस्फैक्शन प्रोवाइड करवाती है, ठीक है ना, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है ये सेटिस्फैक्शन के लिए, ठीक है ना, ये भी ध्यान में रखना चाहिए। तो ये था रेम्यूनरेशन। अब इसके बाद आता है सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन। सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन का पहले मीनिंग हमें समझना चाहिए। सेंट्रलाइजेशन ये होता है कि हम अपना सारा पावर, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में अगर सारा पावर कॉन्सेंट्रेटेड एक टॉप लेवल मैनेजमेंट पे ही है तो वो क्या कहलाता है, वो सेंट्रलाइजेशन होता है। सेंट्रलाइजेशन मीन्स कंसंट्रेशन ऑफ अथॉरिटी एट द टॉप लेवल, ठीक है, टॉप लेवल में आपकी सारी चीज़ें, आपको डिसीजन मेकिंग सारी वहाँ पे होती है, तो वो सेंट्रलाइजेशन होता है। अब डिसेंट्रलाइजेशन मतलब होता है कि वही अथॉरिटी अगर आप अलग अलग डिपार्टमेंट, अलग अलग यूनिट में आप प्रोवाइड करते हैं कि ठीक है यार, तुम अपने डिपार्टमेंट का यू आर दी हेड एंड यू टेक डिसीजंस एंड यू आर हेल्ड रिस्पॉन्सिबल। हमने कहा था कि अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी गो हैंड इन हैंड, तो जवाबदेही उसकी होगी और आप उसको अथॉरिटी दे देते हो कि ठीक है, यू आर द डिसीजन मेकर। तो दैट इज डिसेंट्रलाइजेशन। जब आप सेंटर का कुछ डिसीजंस जो है आप अपने लेवल से किसी दूसरे लेवल पे
आप शिफ्ट करते हो, एक टॉप लेवल मैनेजमेंट मिडिल मैनेजमेंट को शिफ्ट करता है, तो दैट इज कॉल्ड डिसेंट्रलाइजेशन। तो इन्होंने हमेशा ये कहा कि देयर शुड बी बैलेंस बिटवीन सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन, हमेशा एक बैलेंस होना चाहिए। उसके बाद आता है स्केलर चेन। स्केलर चेन हम यहाँ पढ़ते हैं। तो स्केलर चेन क्या होता है? स्केलर चेन implies chain of superiors from the ultimate or top authority to the lower rank in the organization। स्केलर चेन मत कुछ नहीं है, एक हायरार्की होती है, ठीक है ना। पहले आपका टॉप लेवल मैनेजमेंट होता है, फिर उसके नीचे जो बंदा होता है वो होता है, फिर उसके नीचे, फिर उसके नीचे। तो ये एक हायरार्की है जो फॉलो होती है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में, ठीक है ना। इसको बोलते हैं स्केलर चेन। और स्केलर चेन, इसको वैसे हायरार्की बोलते हैं। स्केलर चेन में क्या होता है, जो कम्युनिकेशन होती है वो वही रूट फॉलो करती है कि अगर नीचे से ऊपर कोई और कम्युनिकेशन करना है, आपको कोई इन्फॉर्मेशन फ्लोट करनी है, तो ऐसे ही आपको जाना पड़ेगा, ठीक है ना। जैसे यहाँ पे इसमें देख सकते हैं हम, अब ये टॉप लेवल है, ठीक है ना, ए, फिर बी है, फिर डी है, फिर एफ है। तो ये क्या है, ये 2 डिपार्टमेंट है अलग अलग, ठीक है ना। ये प्लानिंग डिपार्टमेंट है, ये प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है, से फॉर एग्जाम्पल। तो क्या है, अब ये हायरार्की है, अब ये फॉलो करनी पड़ेगी। कोई भी कम्युनिकेशन आपको करना है तो ये हायरार्की आपको फॉलो करनी पड़ेगी। अगर एफ को ए तक कुछ पहुंचाना है, कोई फीडबैक देना है, तो ये प्रोसेस जाएगा एफ से डी, डी से बी, बी से, ठीक है ना। या एफ को अगर जी तक जाना है तो इस पूरे चैनल को उसको फॉलो करना पड़ेगा। तो इसमें क्या होता था, बहुत सारी प्रॉब्लम्स हुई थी। इसमें कम्युनिकेशन क्या हो रहा था, बहुत लेट हो गया था, बहुत इन्फॉर्मेशन सही से पहुंच नहीं पा रही थी। तो इन्होंने इसी का एक सोल्यूशन निकाला। इन्होंने एक कॉन्सेप्ट दिया गैंग प्लैंक का। अब गैंग प्लैंक क्या कहता है? गैंग प्लैंक कुछ नहीं है, एक ब्रिज है जो कि 2 डिपार्टमेंट के बीच में सिमिलर या किसी डिफरेंट लेवल पे वो जोड़ देता है, वो कम्युनिकेशन को जोड़ देता है, ठीक है ना। अब देखिए, फॉर ओवरकमिंग दिस लिमिटेशन ऑफ स्केलर चेन, Fayol introduced the concept of gangplank. According to this concept, 2 executives of the organization of different departments at the same level can communicate directly in case of emergency, so that speedy decisions and action could be taken. अब दो डिपार्टमेंट के 2 अलग अलग एम्प्लॉयज़ हैं, उनको अगर कोई कम्युनिकेशन एक दूसरे से करना है तो वो उस रूट को या वो रूट, वो स्केलर चेन को वो ओवरलैप करके वो गैंग प्लैंक एक ब्रिज बना सकते हैं, ठीक है ना। कम्युनिकेट वो कर सकते हैं डायरेक्टली उस डिपार्टमेंट में उस बंदे से, ताकि जो एक्शंस है, जो डिसीजंस हैं वो जल्दी लिए जाएं और आपके जो प्रॉब्लम्स हैं वो रिजॉल्व की जा सकें, ठीक है। तो विच इज़ अ वेरी इफेक्टिव मेथड। ये क्या करता है, स्पीड बढ़ाता है और बहुत सारी प्रॉब्लम्स को जल्दी रिजॉल्व करता है, कम्युनिकेशन जल्दी फ्लोट करता है, ठीक है ना। तो ये है गैंग प्लैंक। उसके बाद आता है ऑर्डर। ऑर्डर मतलब होता है कि दिस प्रिंसिपल इज रिलेटिंग टू द अरेंजमेंट ऑफ थिंग्स एंड पीपल, ठीक है ना। लोगों और मटेरियल के अरेंजमेंट का ये एक प्रिंसिपल है। इन मटेरियल ऑर्डर देयर शुड बी अ प्लेस फॉर एवरीथिंग एंड एवरीथिंग शुड बी इन इट्स प्लेस, ठीक है ना। और सिमिलरली इन सोशल ऑर्डर देयर शुड बी द राइट मैन इन द राइट प्लेस। इसका मतलब ये है, ऑर्डर मतलब होता है कि जो प्रोसेस हमने बनाया है और जो हमने एक प्लानिंग पार्ट हमने किया था कि नहीं यार यहाँ पे ना यही प्रोसेस फॉलो होगा, ये स्टेप्स फॉलो होंगे, ये बंदा इस चीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा। तो ऑर्डर फॉलो करना होता है बेसिकली जो डिसिप्लिन है उसको मेंटेन करना। तो आप मेंटेन कैसे करोगे, ये कंट्रोलिंग पार्ट है। तो कंट्रोल करना इज ऑर्डर, ठीक है ना। जो आपने प्लान आउट किया है वो वैसे ही हो रहा है कि नहीं, ये मेक श्योर करना इज ऑर्डर। तो ऑर्डर कौन लाता है? ऑर्डर लाता है मैनेजमेंट। मैनेजमेंट ये चीज़ें चेक करता है, मे बी डिपार्टमेंट हेड्स ये चेक करते हैं कि यार जैसे हमने प्लान किया था वैसी चीज़ें चल रही हैं कि नहीं, जो मटेरियल हमने बोला था वही लग रहा है कि नहीं, जो हमने बंदे को अपॉइंट किया था वही है कि नहीं, कोई और कर रहा है। सो दीज आर द थिंग्स विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। उसके बाद आता है इक्विटी। इक्विटी कुछ नहीं है, इक्विटी इज जस्ट फेयर एंड रीजनेबल ट्रीटमेंट। फेयर एंड रीजनेबल ट्रीटमेंट मतलब कि सबको बराबरी का अधिकार, सबको बराबरी से देखना, एक नज़र से सबको देखना,
तो मैनेजमेंट को सभी लोगों को एक नज़रिए से देखना चाहिए, ठीक है ना। ऑल शुड बी ट्रीटेड विदाउट एनी बायस और डिस्क्रिमिनेशन ऑन अकाउंट ऑफ सेक्स, रिलीजन, लैंग्वेज, कास्ट, बिलीफ और नेशनैलिटी। आपके यहाँ काम करने वाले लोग कई तरह से होंगे, कई रिलीजन के होंगे, कई, ठीक है ना, जेंडर के होंगे, कास्ट के होंगे, बिलीव्स के होंगे, तो उन सबको एक नज़र से देखना चाहिए। कोई भी किसी भी तरह का डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। उसके बाद नेक्स्ट आता है इनिशिएटिव। इनिशिएटिव क्या कहता है कि इनिशिएटिव, अगर कोई एम्प्लॉय कोई सजेशन देना चाह रहा है तो हमें उसे मोटिवेट करना चाहिए, ठीक है ना, हमें सुनना चाहिए। तो ये मैनेजमेंट को हमेशा एक फीडबैक लेना चाहिए लोगों से कि कोई अगर आपको कोई प्रोसेस में कोई प्रॉब्लम बता रहा है या वो कोई सजेशन दे रहा है कि आप इस तरह से अगर सर हम करेंगे तो और इफेक्टिव हम चीज़ें कर पाएंगे और प्रोडक्टिविटी हम ला पाएंगे, तो उसे हमें स्वागत करना चाहिए, उसे हमें वेलकम करना चाहिए, उसे मैनेजमेंट को अप्लाई करना चाहिए, ठीक है ना। अब देखिए, दिस प्रिंसिपल हेल्प्स द मैनेजमेंट टू नो मोर वेज ऑफ एग्जीक्यूटिंग द प्री डिटरमाइंड प्लान। जो प्री डिटरमाइंड प्लान आपका था उसको करने के कई तरीके एम्प्लॉयज़ भी बता सकता है आपको, तो उसको भी आपको ध्यान से सुनना चाहिए। उससे क्या होता है, एक तो दो चीज़ें होती हैं, एक तो आपको पता चलता है कि व्हाट वी आर डूइंग रॉन्ग और हम क्या कर सकते हैं, और आपका जो एम्प्लॉय है वो एक फीडबैक के लिए ओपन हो जाता है, आपको पता चलने लगता है कि व्हाट इज़ हैपनिंग एट द ग्राउंड लेवल। नेक्स्ट आता है स्पिरिट डीकॉप्स। स्पिरिट डीकॉप्स क्या होता है कि एक स्पिरिट होनी चाहिए आपके ऑर्गेनाइजेशन में, आपके ऑर्गेनाइजेशन के एम्प्लॉयज़ में एक डिवोशन होना चाहिए। जितने भी आपके मैनेजमेंट, आपके जितने एम्प्लॉयज़ हैं ऑर्गेनाइजेशन में, उनके बीच में, उनके मन में एक ऑर्गेनाइजेशन के लिए प्राइड होना चाहिए, ठीक है ना, एक फीलिंग ऑफ डिवोशन होना चाहिए कि यार मैं इस कंपनी में काम कर रहा हूँ, कितनी अच्छी बात है। टीम स्पिरिट होनी चाहिए, यार आई हैव टू वर्क फॉर माई ऑर्गेनाइजेशन। तो देयर शुड बी अ सेंस ऑफ लॉयल्टी एंड डिवोशन विच यूनाइट्स द मेंबर ऑफ अ ग्रुप। तो अगर ये होता है तो आपके जो एम्प्लॉयज़ हैं वो और एंगेज होकर काम करते हैं, उनका आउटपुट बढ़ता है, उनकी एफिशिएंसी बढ़ती है, ठीक है, विच इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर एन ऑर्गेनाइजेशन। नेक्स्ट आता है स्टेबिलिटी ऑफ टेन्योर। स्टेबिलिटी ऑफ टेन्योर इज नथिंग बट जॉब सिक्योरिटी। जॉब सिक्योरिटी मस्ट बी प्रोवाइडेड बाय ऑर्गेनाइजेशन टू ईच पर्सनल। ऐसा नहीं होना चाहिए कि यार हायर एंड फायर, काम नहीं हुआ तो यार निकाल दिया, ठीक है ना, टारगेट नहीं हुआ तो निकाल दिया। दिस इज नॉट द वे ऑफ डूइंग प्रॉपर मैनेजमेंट। तो इनके हिसाब से स्टेबिलिटी ऑफ टेन्योर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तभी जो है एम्प्लॉय एक सिक्योर फील करता है और वो ढंग से काम कर पाता है, एक फ्री माइंड से मोटिवेटेड होके, ठीक है ना, काम कर पाता है। ठीक है गाइस, तो ये 14 प्रिंसिपल्स थे, ठीक है ना, हेनरी फ्योल के, हमारे एडमिनिस्ट्रेटिव। तो ये बेसिकली देखिए जो कॉन्सेप्ट है वो बेसिकली ये टॉप लेवल मैनेजमेंट या मैनेजमेंट लेवल का एक आउटलाइन है, ठीक है ना। इनका पूरा जो कंट्रीब्यूशन था वो एडमिनिस्ट्रेटिव था, ठीक है। और हम एक लास्ट पढ़ते हैं कि टेलर जो हमने पढ़ा और फ्योल पढ़ा, उनमें क्या अंतर है, ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट। इसको पर्सपेक्टिव इनका जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हमें ये पता चलता है कि इन दोनों में फ़र्क क्या है। साइंटिफिक मैनेजमेंट जो इन्होंने दिया और जो फ्योल ने एडमिनिस्ट्रेटिव मैनेजमेंट दिया, उसमें क्या फ़र्क है। तो इनका पर्सपेक्टिव देखिए दो था। टेलर का था शॉप फ्लोर लेवल। शॉप फ्लोर लेवल उन्होंने जो भी चीज़ें बताई वो उनके वर्कर्स पे ज़्यादा अप्लाई होती है, ठीक है ना। उन्होंने स्टैंडर्डाइजेशन करा, उन्होंने, ठीक है ना, मोशन स्टडी, वर्क स्टडी, बहुत सारी स्टडीज़ उन्होंने करी। तो स्टडी ये सारी जो थी वो वर्कर से रिलेटेड थी, वर्कर की एफिशिएंसी बढ़ाने के लिए, ठीक है ना, प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए, ये सारा फोकस था इनका। फ्योल का क्या फोकस था, फ्योल का हायर मैनेजमेंट लेवल पे फोकस था। ये इन्होंने जो सारी स्टेबिलिटी ऑफ टेन्योर, स्पिरिट डीकॉप्स और डिसिप्लिन, ऑर्डर, ठीक है ना, ये सारा जो था ये मैनेजमेंट लेवल के ये प्रिंसिपल्स हैं। तो एक्चुअल जो आप देखें साइंटिफिक और फ्योल जो एडमिनिस्ट्रेटिव है, उसमें एक्चुअल जो मैनेजमेंट जो बताता है वो फ्योल बताता है, कि फ्योल ये बताता है कि मैनेजमेंट को क्या करना चाहिए, ठीक है ना।
फोकस इनका देखिए था एफिशिएंसी थ्रू वर्क, सिंप्लीफिकेशन एंड स्टैंडर्डाइजेशन। इन्होंने स्टैंडर्डाइजेशन सबका स्टैंडर्ड बना दिया, उसके बेस पे परफॉर्मेंस मेजर होता था। तो इनका जो फ्यूल का था वो उनका ओवरऑल एफिशिएंसी पे था, ठीक है ना। ओरिएंटेशन इनका था प्रोडक्शन एंड इंजीनियरिंग, इनका फोकस प्रोडक्शन पे था कि प्रोडक्शन कैसे बढ़ाएं। और फ्यूल का जो फोकस था वो मैनेजरियल फंक्शंस पे था कि भाई मैनेज कैसे करना है एक्चुअल में। रिजल्ट्स जो थे, ये जो रिजल्ट्स इन्होंने जो साइंटिफिक थ्योरीज और ये जो साइंटिफिक इन्होंने ऑब्जर्वेशंस और मेजरमेंट करे, इनके थ्रू हुआ, इनके प्रिंसिपल्स डेवलप हुए और इनके पर्सनल एक्सपीरियंस के जो इन्होंने पर्सनली जो इन्होंने किया, जो फंक्शंस डिवाइड कर दिए, जो प्रिंसिपल्स इन्होंने बनाए और जो चीज़ें इन्होंने अप्लाई करी डे टू डे इनकी वर्किंग में, वो उनसे ये प्रिंसिपल्स आए, ठीक है। ओवरऑल कंट्रीब्यूशंस इनका देखिए, मैंने बताया आपको कि इनका प्रोडक्शन पे ज़्यादा फोकस था, एफिशिएंसी, प्रोडक्टिविटी, वर्कर लेवल पे फोकस था इनका। और ये जो फेयोल है इनका एक ओवरऑल इन्होंने एक थ्योरी बनाई मैनेजमेंट की कि मैनेज कैसे करते हैं, ठीक है ना। तो एज फार एज आई एम कंसर्न, फेयोल का जो प्रिंसिपल्स हैं वो एक्चुअल मैनेजमेंट आपको बताते हैं, ठीक है ना। इसीलिए बहुत सारी चीज़ें देखेंगे फेयोल से ही हम आज भी बहुत सारी चीज़ें अप्लाई होती हैं, ठीक है ना। इट इज़ मोर रेलिवेंट, फेयोल्स प्रिंसिपल्स आर मोर रेलिवेंट इन टूडेज मैनेजमेंट प्रैक्टिस, ठीक है गाइज। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। और मुझे आई होप आप यू लाइक माई वीडियो। और ठीक है, मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। थैंक यू।